console.log 1, ठीक है। जैसे मैंने ये गलत लिख दिया, अलर्ट की जगह ठीक है ना, और यहाँ मैंने एबीसी को कॉल किया, कौन कौन सा कंसोल जो है ना वो आ जाएगा, सिर्फ 1 और 3, ठीक है, सिर्फ 1 आया। 1 क्यों आया, क्योंकि ना लाइन नंबर 3 पे एरर आ गया, और जो इंटरप्रेटर था वो वहीं पे रुक गया कि भाई ये एरर आ गया, अब तो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब तक एक लाइन पूरी खत्म नहीं होती चल के वो आगे नहीं बढ़ता। तो इस तरह की ना बहुत सारी चीजें होती है पूरी जावास्क्रिप्ट कोड में। तो अब इससे क्या होगा कि एक भी गलती हो गई कहीं पे तो उसकी वजह से पूरा प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा और एप्लीकेशन आपकी डाउन हो जाएगी। ऐसा ही ना, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट, अक्सर वेबसाइट जो है ना वो डाउन होती है, ठीक है, कोई एरर शो हो रहा होता है यहाँ पे। तो फेसबुक में समझे आप कुछ करते हो, आपको एरर दिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह ट्राई अगेन, कुछ ना कुछ। तो या कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो एरर सामने शो हो रहा होता है, वेबसाइट पूरी एरर शो हो रहा है। तो दूसरी चीजें चलती रहे, जहां पे एरर है उसको आप कैच कर लें। तो इसको हम करते हैं ट्राई कैच के थ्रू। जितना भी आपका कोड है ना वो हम डालते हैं ट्राई के ब्लॉक में, ठीक है। और ट्राई के फौरन बाद लगाते हैं कैच। अभी क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जो भी एरर वगैरह है ना उसको कैच करके कैच ब्लॉक के एरर में लाके दे देगा यहाँ पे, और पूरे प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा, पूरे कोड को क्रैश नहीं करेगा। 1 चलेगा और ये वाला 3 भी चलेगा, ठीक है ना, और ये एरर निकाल के देगा उसमें। ये देखिए 1 चला, 3 भी आ गया। जो एरर था उसने कैच में डाल दिया कि भाई अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। दूसरी चीजें जो है ना जावास्क्रिप्ट की वो अपनी जगह चल रही है। क्लियर? तो ये तो एक एग्जांपल हो गया अलर्ट की, एरर की। तो काफी हो सकते हैं, कोई वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, या वेरिएबल आपने जैसे लेट को बनाया आपने बाद में यूज पहले कर लिया, इस तरह के एरर होते हैं ना। तो जितने भी एरर हैं, तो जावास्क्रिप्ट में जब भी एरर आता है ना तो क्रैश करती है। मैंने पूरा कोड नहीं डालते, छोटे छोटे पीस डालते हैं। फंक्शंस के अंदर का जो कोड है ना, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, तो वो डालते हैं। पूरा कोड डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही गंदी चीज है कि पूरा कोड उठा के डाल दिया उसमें, ठीक है। तो एक ट्राई वो बेसिस को देखेगा, ठीक है ना। तो छोटे छोटे कोड के पीसेस जो है ना, अच्छा देखिए पूरा कोड लिखते भी नहीं है कभी, हमेशा ना फंक्शंस बना बना के काम करते हैं। हर चीज का एक सेपरेट फंक्शन हो, जहां आपको लगे कि एक फंक्शन जो है ना बहुत बड़ा हो गया है, और एक फंक्शन था उसमें मैं ना 50 सारे लिख दिए, तो अब मैं वहां पे उस फंक्शन को तोड़ूंगा। इस फंक्शन से आधा कोड उठा के दूसरे फंक्शन में, आधा कोड उठा के दूसरे में, तो स्प्लिट करूंगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस कहलाती है। कोड की ना रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोड अच्छा हो जाता है, और दूसरे बंदे को समझ में भी आता है, ठीक है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे एक बंदा तो काम नहीं करता, काफी करते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप हमेशा करेंगे, आपके बाद भी आपके कोड पे कोई काम कर सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसा हो कि कोड देख के लोग आपको दुआएं दें, ठीक है, गालियां ना दें, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे कोड भी होते हैं कि देखते हैं तो गुस्सा आता है कि वो बंदा तो जॉब छोड़ गया, हमारे नहीं आराम कर गया, अब हाँ सारा कोड जो है ना हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुस्सा आता है बहुत, और फिर कंपनी को बंदा रिपोर्ट भी करता है कि बंदे यार पूरी कोड की रेट लगा के जाए सही से, उसको कभी भी हायर नहीं करना अगली बार, ठीक है ना। बल्कि हम ऐसा कोड लिखे हैं, दूसरा बंदा देखे ना वो हमारे कोड से लर्न करे, यार क्या कोड लिखा है यार, मैं भी ऐसे लिखूंगा अगली बार, ठीक है ना। तो मैंने जो है ना कोड से बहुत सीखा है,
ऐसे ऐसे मतलब लोग मिले, ठीक है, गोरे मिले जिनका कोड लिखने का स्टाइल इतना जबरदस्त कि अब हमने ना वही उसी स्टाइल से लिखना शुरू कर दिया। फिर एक कोई नया मिल गया, उसने उससे भी अच्छा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह राइटिंग होती है लिखते हैं हम गंदी अच्छी, उस तरह कोडिंग में भी होता है कि अच्छा कोड है बुरा कोड है, ठीक है। तो किस तरह किया हुआ है, अब जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल ना मैंने ऐसी भी देखी है कि जिसमें 50,000 लाइंस का कोड एक फाइल में, एक फाइल में 50,000 लाइन हुई तो आप सोचें क्या होगा वो, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है दुनिया में, ठीक है। आप स्क्रॉल करते करते थक जाए, आपको सर्च कर करके काम करना पड़ता है, सर्च करो काम करो, सर्च करो फाइल के अंदर, ठीक है। तो कभी भी इतना ज्यादा कोड एक फाइल में नहीं डालना चाहिए, मैक्सिमम 500,000, ज्यादा कुछ है तो स्प्लिट होगा, सेक्शन वाइज जाएगा, फीचर वाइज, सेक्शन वाइज, ठीक है। तो हर अपने कोड के पीस को डिवाइड करेंगे कि अभी तो एक फाइल बनाई है हमने, ये नहीं सीखा दूसरी फाइल में कैसे काम होता है, बड़ा आसान है। एक फाइल में आप फंक्शन बना, दूसरी फाइल में उसको एक्सपोर्ट कर दो, हो जाता है। तो कोड हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो ट्राई कैच आप जो है ना हर ब्लॉक में डालेंगे, ये आपको जो है ना एरर को कैच करके देगा कि भाई आपने जो है ना ये एरर दिया है, ठीक है। क्लियर है, मल्टीपल एरर देते हैं क्या, से एक ही करके देगा ना। अब जैसे इस लाइन में आया ना तो ये एरर दे देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन में नहीं चल रही है ना, सारे एक साथ तो नहीं लिख सकता ये कंपाइलर पे। पहले जावास्क्रिप्ट की वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी ना, एरर आ जाएगा, तो कैच में ये वाला एरर देगा, ये वाली लाइन चलेगी भले इसमें एरर हो, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैंने कंसोल डॉट लो कर दिया तो वही दे रहा होगा वाला, जो वाला क्यों दे रहा कि उस लाइन का नंबर ही नहीं आया, अब इसका नंबर आया, इसका एरर आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल बात है ना, क्लियर है। कैच लास्ट में लगाना है, ऐसा नहीं होता सिर्फ ट्राई हो एरर देगा, ट्राई के साथ कैच जो है ना वो लास्ट में लगाना पड़ता है। आप इसको फंक्शन में, फंक्शन के अलावा भी यूज कर सकते हैं कि आपने देखा कि यार ये 4-5 लाइन का कोड है और यहाँ मुझे लग रहा है कि ना एरर आ सकता है, तो हम वहाँ ट्राई कैच डालें, ठीक है। डेवलपर्स सस्ती दिखाते हैं इसके लिए भी, हमें क्या ट्राई कैच डालें बैठ के, लेकिन नहीं दिखानी चाहिए, डाल देना चाहिए। अगर आपको जरा भी लगे कि यार नहीं यहाँ पे जो है ना इशू आ सकता है, तो वहाँ पे ट्राई कैच डालना चाहिए। खास तौर पर आगे जब आप बैकएंड पे काम करेंगे ना, तो बैकएंड की चीजों में ना ये तो लाजमी जानना होता है कि बैकएंड की ऐप जो है ना वो चल रही होती है सर्वर पे, और बैकएंड की ऐप में जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, अब उसमें एरर आते हैं ना कहीं पे, तो वो एरर क्या करता है, पूरे सर्वर को क्रैश कर देता है। अब जैसे ब्राउज़र हम चलाएं तो ये क्रैश हो गया ना, इसके आगे कोई काम होगा ही नहीं। तो अगर यही एरर बैकएंड पे आता तो सर्वर क्रैश हो जाता, कोई काम नहीं होता। तो अब जब तक सर्वर को कोई रीस्टार्ट ना करते जाके ना, तो क्रैश ही रहेगा, डाउन रहेगा, एक एरर की वजह से, ठीक है ना। तो अगर आपने ट्राई कैच डाला होगा तो पूरा सर्वर क्रैश नहीं होगा, बल्कि उसी जगह पे ना आपको कैच करके दे देगा ओके भाई ये एरर, फिर आप जो है ना बाद में आके देख लो कि भाई क्या दिया था उसने, सही कर लो, ठीक है। वरना ऐसा होता है काफी बैकएंड्स में कि क्रैश होता है, पूरा सर्वर गया, वेबसाइट जो है वो डाउन हो गई। अच्छा, अब ट्राई कैच में आप चाहते हैं कि यार दो तरह की हैंडलिंग हो जाए मेरी, एक तो ये मेरे कोड वाले एरर देखें कि भाई कोड में जो भी एरर है उसको दिखाए, और एक में ना अपने एरर भी थ्रो करवा सकता हूँ। जैसे वैलिडेशन लगानी है मुझे, अगर कोई फॉर्म वैलिडेशन होती है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना समझे एक इनपुट आएगा, अब इनपुट में जो भी समझे आ गया हमारे पास एचटीएमएल से, कंडीशन लगा दी आपने कि भाई इनपुट में अगर एम्प्टी वैल्यू हो तो आप जो है ना एरर थ्रो कर देना, ठीक है ना। तो अभी क्या करेगा, थ्रो
कैच को बता देगा कि भाई एरर दे रहे हैं, कैच एरर के अंदर ये वाला एरर आपको दिखा देगा। प्लीज एंटर समथिंग, या आ गया कैच के अंदर। ठीक है, तो कैच अब दो काम कर रहा है। कैच जो है ना कोड के एरर भी देख कैच करके दे रहा है आपको, और जो थ्रो किए हैं आपने मैनुअली ये भी देगा। ठीक है ना, थ्रो समथिंग एक तरह का एरर ही है कि भाई एरर थ्रो कर दिया आपने खुद एरर भेजा। ठीक है ना, तो अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ रही? आखिरी चैप्टर है। तो ये एक तरीका बताया हुआ है जिसमें इवेंट्स जो है ना आप जावास्क्रिप्ट से दे सकते हैं, शायद ये हमने करा है ऑलरेडी। ऐड एडमिनिस्ट्रेटर किया था याद है? ये ऐड एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा एक तरीका है, खैर ये तो नॉर्मली ही है। ठीक है भाई, जैसे btn मैंने कहा भाई btn डॉट ऑन क्लिक, और इसमें मैं इस तरह फंक्शन डाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये एक तरह का वही हो गया जो एट्रीब्यूट हम पास करते हैं ना, इमेज के एसआरसी को अपडेट कर देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं, जो भी। तो इस तरह इवेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चल रहा है। इसके अलावा एक तरीका क्या है हमारे पास, btn डॉट एडमिन लिस्टनर क्लिक, और ये आ गया आपका फंक्शन। ठीक है, तो इस वाले को कमेंट कर दें, अब ये वाला चलेगा वाइड। क्लियर? सर इसमें बेटर अप्रोच क्या है? ये वाला कर रहे होते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यूज हमने ये वाला कर रहे होते हैं ज्यादातर, कि इसमें जो है ना मेरे हिसाब से ये वाली चीज, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये ग्लोबल स्कोप में भी स्टोर हो रहा होगा, और जबकि जरूरत नहीं है इसको करवाने की, तो इस तरह से हम ये वाला करते हैं। नॉर्मली जब आगे हम मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट करते हैं ना, तो मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो फंक्शन आप बनाते हैं ना डॉम में, यहाँ पे सॉरी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना, console.log टेस्ट। अभी आप देखेंगे ना ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर ये एबीसी का फंक्शन पड़ा हुआ होगा यार। ठीक है ना, अभी ग्लोबल ऑब्जेक्ट में तो इसका मतलब ये है कि पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी इसको यूज कर लो, और एचटीएमएल में भी कर लेते हैं हम, ऑन क्लिक करके एबीसी। यहाँ भी क्यों चल गया, क्योंकि ग्लोबल है। ठीक है ना, अगर ग्लोबल नहीं होता ना तो यहाँ पे नहीं चलता, मसला आता। ठीक है, तो अब हम जो है ना एक जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, कि टाइप जो है ना हम रख देते हैं मॉड्यूल, और मॉड्यूल को ना हमने चलाना पड़ेगा सर्वर के ऊपर। देखिए यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट में फंक्शन स्टोर नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब मैं क्लिक करूंगा ना इस पे, एबीसी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्यों बोला एबीसी तो मिल ही देना मुझे, क्योंकि मॉड्यूल वाले में ना ये इसको नहीं पता कि भाई ये फंक्शन जो है ना ग्लोबल होना चाहिए। मॉड्यूल वाले में ना कि हम इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से खेल रहे होते हैं, तो वहां पे हम जो है ना हमेशा ये वाले अप्रोच से यूज करेंगे। जैसे आप btn और एडमिन में लगाऊंगा, इसको हटा दिया, और यहाँ से हम क्लिक हटा के
आईडी दे दी VPN, अब चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से हर जगह पे कोई भी चीज काम आ सकती है। सेट है, क्लियर है? ट्राई कैच हमने देख लिया। अच्छा, अब छोटी चीज हम और समझ लेते हैं ताकि जो है ना हमें चीजें कुछ अनलॉक हो जाए, जिससे हम असाइनमेंट ज्यादा सारा बना सके। ठीक है ना, हम आज थोड़ा पढ़ लेते हैं एपीआई के बारे में। ठीक है ना, एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है ना, तो क्या होता है इससे? Is a set of rules and protocols that allow different software application to communicate and exchange data. ठीक है ना, तो दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे एक बैकएंड एप्लीकेशन है, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। दोनों आपस में ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड ने डेटा दिया बैकएंड को, बैकएंड ने दिया फ्रंट एंड को, और किसके थ्रू कर सकते हैं? एपीआई के थ्रू। ठीक है, और एपीआई अलग से कुछ नहीं बल्कि एक जो है ना यूआरएल होता है। सही है? ठीक है ना, तो इसमें काफी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। जैसे डेटाबेस होता है, जितने भी फ्रंट एंड एप्स होती हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं बैकएंड को एपीआई के थ्रू। बैकएंड डेटाबेस से डेटा निकालता है और फ्रंट एंड ऐप को दे देता है। ठीक है ना, मतलब ये डेटाबेस होता है ना हमारा, डेटाबेस क्या होता है? जहां पे सारा डेटा स्टोर होता है। जैसे आप फेसबुक पे आपने अकाउंट बनाया एक बार, तो जब जब आप जाते हैं लॉगिन करते हैं, तो आपका डेटा जो है वो कहां पे सेव है? फेसबुक के डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस तो आसान है ना समझना। अब फेसबुक पे आप चैट करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, कमेंट करते हैं, अगले दिन आप जब दोबारा खोलते हैं वो सारी चीजें अपनी जगह पे। ठीक है, तो आपका डेटा सेव था, कहां पे सेव था? डेटाबेस के अंदर सेव था। ठीक है, और वो जो डेटाबेस था वो फेसबुक का अपना था। ठीक है, और हम अपना भी बना सकते हैं डेटाबेस। कैसे बनाते हैं वो आगे देखेंगे। अच्छा, अब डेटाबेस तक ना फ्रंट एंड की ना डायरेक्ट पहुंच नहीं है। डेटाबेस जो है ना फ्रंट एंड को नहीं जानता, ना उसको अलाउ करता है कि जो है ना आप उससे आगे बात करो। समझे, डेटाबेस जो है ना एक तरह का बॉस है। ठीक है, और फ्रंट एंड जो है ना वो एम्प्लॉय, वो बात नहीं कर सकता। तो बीच में जो समझे एक असिस्टेंट होता है जिसके थ्रू जो है ना वो बॉस से बात होती है, ऐसे है ना। तो वो जो असिस्टेंट हो गया वो आपकी बैकएंड है। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड जो है ना बैकएंड को बोलता है कि भाई डेटाबेस से बोल के मुझे ये वाला डेटा ला के दे दो। ठीक है ना, तो बैकएंड डेटाबेस को उठाता है और फ्रंट एंड को दे देता है। तो अब फ्रंट एंड और बैकएंड के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है ये हो रही है किसके थ्रू? एपीआई के थ्रू। क्लियर? अच्छा, ये जो पूरा बैकएंड है ये भी जावास्क्रिप्ट पे बनेगा और हम बनाना सीखेंगे, और बहुत आसान है। जितनी जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी यही सारी यूज होगी। कंडीशंस भी हैं, लूप भी है, हर चीज है। मतलब सिर्फ डॉम नहीं होगा, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी नहीं होगी क्योंकि ब्राउज़र नहीं होता ना बैकएंड में। बैकएंड ये होता है जो बगैर ब्राउज़र के सर्वर के अंदर चल रहा होता है। तो जितनी भी ब्राउज़र वाली चीजें ना ये नहीं होगी वहां पे। जैसे हिस्ट्री नहीं होगी ब्राउज़र की, डॉम नहीं होगा, इनर एचटीएमएल नहीं होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं होगा, इनपुट नहीं होंगे, बाकी सारी विंडो नहीं होगी, बाकी सारी जो भी जावास्क्रिप्ट है वो सारी होगी वहां। तो एपीआई समझ में आ गई? अच्छा, ये एपीआई हो गई। एक हमारे पास होती है रेस्ट एपीआई। ठीक है ना, रेस्ट एपीआई बोल लें या फिर रेस्टफुल एपीआई बोल लें। An application programming interface वही होगी API that follows the principle of representational state transfer। ठीक है, ये पूरी इसकी ना फुल फॉर्म है। A software architectural style to enable communication between systems using standard HTTP methods and URL। समझिए एक स्टैंडर्ड है,
रेस्ट जो है ना ये क्या है, एक स्टैंडर्ड कि भाई आप जो है ना एपीआई को इस स्टैंडर्ड पे बनाओ। और ये ऐसा स्टैंडर्ड होता है कि जो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को समझ आ सकता है। मतलब अब जैसे ये हम करते हैं ना, तो इससे ना डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जैसे कि आपने फ्रंट एंड बनाया जावास्क्रिप्ट पे, बैकएंड किसी और लैंग्वेज पे भी बन सकता है। तो बैकएंड आपने बना दिया पाइथन पे, अब बैकएंड पाइथन पे है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में, तो आप कैसे करेंगे उसको कम्युनिकेट? तो बैकएंड आपको रेस्ट एपीआई बना के देगा, ठीक है ना। और रेस्ट एपीआई से जो डेटा फॉर्मेट आपको फ्रंट एंड पे चाहिए होगा वही मिलेगा। तो आपको फ्रंट एंड पे समझ चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट में आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा है या एरे पढ़ा है, तो आपको डेटा जो है ना वो एरे के अंदर मिलेगा या ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। पाइथन ने ना उस अंदाज से डेटा भेजा होगा कि जावास्क्रिप्ट वाले को आसानी हो जाए, ठीक है। तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, स्ट्रेट लिस्ट हो, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर होती है, ठीक है। और कोई भी क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट जो भी इसमें है ना वो सेव नहीं करता, क्लाइंट सर्वर, इसमें सारे रूल्स हैं। कैशेबल होती है, एपीआई को कैश कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे ये बनता है रेस्ट एपीआई, ठीक है ना। तो अलग से कुछ भी नहीं है, एपीआई का समझे स्टैंडर्ड है रेस्ट एपीआई। अच्छा, अब हम जो है ना क्या करते हैं, इस एपीआई को यूज करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट में। वो आपने मैं भी यही बताई क्यों है ये अच्छा, वेब एपीआई तो ब्राउज़र की होती है ना, वो ब्राउज़र की एपीआई होती है, जैसे सेट टाइम आउट, ठीक है। ये वेब एपीआई का पार्ट है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे विंडो ही नहीं है तो इसमें ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये वेब एपीआई का पार्ट होता है। वेब एपीआई मतलब ब्राउज़र की एपीआई है, ठीक है ना। ब्राउज़र और हमारी जावास्क्रिप्ट जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो वेब एपीआई के थ्रू कर रहे हैं। मतलब ये जो फीचर है ना सेट टाइम आउट, ये ब्राउज़र का फीचर है, ये जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है। मतलब नाम जावास्क्रिप्ट का ये सेट टाइम आउट, लेकिन बिहाइंड द सीन जो जावास्क्रिप्ट टाइमर यूज कर रही है ना वो वेब एपीआई का पार्ट है, वो ब्राउज़र का फीचर है, हम ब्राउज़र से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो समझे, जो भी दो चीजें आपस में कम्युनिकेट कर रही है ना तो वहां पे एपीआई की यूज होती है आपको, ठीक है। तो वेब एपीआई अलग चीज है, वेब एपीआई को ना इससे नहीं मिला सकते। देखिए वेब एपीआई वर्सेस रेस्ट एपीआई, ठीक है। व्हाइल बोथ वेब एपीआई एंड रेस्ट एपीआई फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन, ठीक है, दोनों यही करती है, ठीक है। वेब एपीआई ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ा है, ठीक है। जो एनी इंटरफेस एक्सपोज ओवर द वेब, जो इंटरफेस को एक्सपोज करता है वेब के ऊपर। जब वेब के ना काफी सारे फीचर्स होते हैं ब्राउज़र के, ठीक है, तो ये इसके थ्रू ना वो एक्सपोज होते हैं, ठीक है। तो एक इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और जो रेस्ट एपीआई है वो जो है किसी सर्वर की एपीआई जो हमें डेटा ला के दे रही है, कोई फीचर नहीं, डेटा ला के दे रही है, ठीक है। वेब एपीआई में हमें ना मल्टीपल फीचर्स भी मिल रहे हैं, जैसे टाइमर है और इसके अलावा डॉम है, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हमने बैकएंड नहीं पढ़ा ना, हमारे पास तो एपीआई, तो काफी सारी जो है इंटरनेट के ऊपर एपीआई मौजूद है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस के लिए पढ़ेंगे। जैसे एक ये है हमारे पास जेसॉन प्लेस होल्डर के नाम से, ये एपीआई है, क्या लिखा है, फ्री फेक एंड रिलायबल एपीआई फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, सीखने समझने के लिए फ्री एपीआई बनाई थी किसी ने, कि भाई लर्निंग के लिए आप यहाँ से कर सकते हो आप। इसी तरह फेक स्टोर के नाम से है, ये आपको प्रोडक्ट्स लाके देता है, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज, ऑर्डर्स, कार्ड, काफी सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। यूजर्स, लॉगिन टोकन, और भी बहुत सारी, हर चीज की, वेदर की मिल जाएगी आपको। मतलब
एपीआई जो है ना एक बहुत बेहतरीन चीज है। और जितना भी अब जैसे जैसे कोलैबोरेशंस होती है लोगों की, जैसे मैं अभी जाऊं सस्ता टिकट में, यहाँ पे क्या होगा, टिकट देख सकूंगा। अब मैं बोलूँ भाई मुझे जो है ना कराची से दुबई जाना है, तो अब ये जो है सारी एयरलाइन दिखा देगा भाई इतने पैसों की है, एमिरेट्स इतने की है, ये इतने की है। इसको कैसे पता भाई? कोलैबोरेशन हुआ है और ये जो कम्युनिकेशन हो रही है एपीआई के थ्रू। मतलब सस्ता टिकट एमिरेट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे डेटा दो। खैर अभी अलग अलग नहीं रखा होगा एमिरेट्स को, फ्लाईवे को, बल्कि इन सब की एक कंबाइन एपीआई होती है जिसमें हर फ्लाइट का डेटा मौजूद होता है, और सस्ता टिकट जो है ना उस एपीआई से ये डेटा उठा रहा है। अच्छा पब्लिकली नहीं है कि कोई भी जाए उठा ले, सिक्योरिटी, लाइसेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस हर चीज होती है, और उसके बाद जाके ये आपको मिलता है। तो ऐसा पाकिस्तान में काफी चीजें ऐसी और भी हैं जो एक दूसरे की एपीआई यूज कर रही होती हैं। जब बैंक जाते हैं, बैंक नादरे की एपीआई यूज करता है। बैंक आपको बायोमेट्रिक कर लेता है आपकी, ठीक है। बैंक कैसे कर लेता है? क्योंकि बैंक के पास नादरे की एपीआई है, ठीक है ना। कोई सिम वाला होता है आपकी, वो बायोमेट्रिक कर लेता है, वो कैसे कर लेता है? नादरे की एपीआई है, ठीक है। और फिर वो डेटा हमारा भेज देते हैं लोग, ठीक है ना। इंटरनेट पे डेटा पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तानियों का, ठीक है। पाकिस्तान की जितनी आवाम है ना, सबका डेटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, कोई भी जाके किसी का भी डेटा देख सकता है, ठीक है। तो हर चीज हो रही है किसके थ्रू? एपीआई के थ्रू। हर प्लेटफॉर्म के से आप बात करेंगे यार, मैं जो है ना मैं चाहता हूँ होटल्स की वेबसाइट खोल, जैसे booking.com, तो जितने भी होटल चेन होगी ना सबकी एपीआई आप ले लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे और बन गया आपके। तो जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी हो रही है एपीआई पर। अब देखिए गिटहब की एपीआई है, गिटहब हम यूज करते हैं। मैं चाहता हूँ ना इसकी ना मुझे एपीआई मिल जाए, और उस एपीआई के थ्रू मैं जो है ना किसी की प्रोफाइल का डेटा गेट देख सकूं। तो गिटहब की एपीआई होती है, गिटहब एपीआई अगर सब सर्च करें आप, गिटहब रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये रेस्ट एपीआई वही बात आ गई, ठीक है ना। तो आप एपीआई होगी ना, तो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। डॉक्यूमेंटेशन क्या? क्योंकि हम बोल दो भाई मेरे प्लेटफॉर्म की एपीआई ले लो, आप लोग कैसे लो? ठीक है, कोई फिजिकल चीज को ये कि एक सॉफ्टवेयर डाल के ये लो एपीआई, ठीक है ना। तो हमें जिसकी भी एपीआई होती है वो पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, उसका डॉक्यूमेंट बनाता है और उसके बारे में सारा लिखता है कि भाई ये इसमें होगा, ये वाले यूआरएल का आप हिट करोगे तो आपको ये मिलेगा, दूसरे वाले में करोगे तो आपको ये मिलेगा, पूरा लिखा हुआ होता है। लेकिन गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन, तो अगर हम गिटहब में ना सिंपल वाले देखें, यूजर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सर्च कर लें प्रोफाइल करके, जाना पड़ेगा, हम बोलते हैं गिटहब fetch user API, get the authenticated user, get a user, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट की हमने, देखिए पूरी इसकी वैसे डॉक्यूमेंटेशन है, और ना यहाँ पे भी इसने बताया हुआ है, ठीक है। ये देखें जावास्क्रिप्ट पे गए, ये कल है, ये टर्मिनल पे चलता है, ये जावास्क्रिप्ट है। और नीचे आएंगे ना तो हमें ये इसकी ना एपीआई मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ नहीं रहे, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, मतलब पढ़ के थोड़ा समझेंगे ना तो ज्यादा आसान होगा।
क्या अभी मैंने नीचे से जैसे ये कॉपी कर ली थी, ये वाली गेस्ट करके थी ना, ठीक है मैंने कॉपी कर ली है। api.github.com यूजर्स, अभी यूजर नेम लिखा हुआ है मैंने ऑक्टोकेट, इसमें मैं अगर गॉस अहमद लिख दूं या ऑक्टोकेट क्या है कुछ और, तो एक मिनट आगे अगर हम गॉस अहमद लिखते हैं नॉट फॉर, अच्छा थोड़ा सा इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं यहाँ जाते हैं, या फिर जो है ना हम इतने हमें ढूंढना पड़ रहा है, हम सिंपल सिंपलीफाई की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, तो जीपीटीवाई बता रहा हूं, जीपीटीवाई बोल रहे हैं ये है भाई, हाँ तो सिंपल थी, मैंने यहाँ पे लिखा गॉस अहमद, तो ये आ गया मेरी प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस तरह गिटहब की बहुत सारी यूटीआई है, जैसे आप चाहते हैं कि जैसे आप गॉस अहमद की ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल मालूम करना, फॉलोअर्स मालूम करना, जैसे देखिए हर इसके अंदर ना काफी चीजें आ रही हैं, जो चीजें मतलब पब्लिकली मैंने अलाउ नहीं की हुई होंगी वो नहीं आएंगी, जो पब्लिक अलाउ की हुई होंगी वो आएंगी। जैसे मैं चाहता हूँ क्या है, अच्छा गेस्ट जो स्टेट्स वगैरह होती हैं ये अलग चीज थी, ऑर्गेनाइजेशन यूआरएल, इससे जो है ना जितनी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आ जाएगी जिसमें मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो कोई भी मैंने पब्लिक नहीं की, पब्लिक नहीं की भी तो नहीं आएंगी। रेपोज, पब्लिक रेपोज आ जाएंगे इसमें, रेपोस्ट्रीज ना, ये मेरी सारी रेपो आती है, ठीक है ना। तो ये जो सारा डेटा है ना ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, देखिए एरे बता रहा है